रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी की, दैट इज द स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। इसी स्टेटमेंट के चलते आरबीआई ने ये क्लैरिफाई किया कि जो इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं ऑन डिफरेंट लोन्स, उसके लिए एक नया फ्रेमवर्क जो है प्लान किया जा रहा है। क्या है ये फ्रेमवर्क, कैसे चेंजेस लेके आने की कोशिश की जा रही है एंड हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट द एंड कस्टमर। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है पीयूष एंड आज के इस सेशन में हम लोग यही प्रिसाइसली डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई का जो नया ये लेंडिंग फ्रेमवर्क है, इसको किस प्रकार से जो है डिजाइन करने की कोशिश की गई है ताकि जो एंड कस्टमर है उसको फायदा पहुंचाया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हमारे देश में बहुत वीक है। आरबीआई की तरफ से रेट्स चेंज होते हैं लेकिन आगे कस्टमर तक वो ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो कैसे उसको और बेटर किया जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, अभी कल ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट को सेम रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ गवर्नर मल्होत्रा साहब ने ये जो है रिवील किया कि जो स्टेटमेंट है ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, ये बात कर रहा है रैशनलाइज करने की, किस चीज को, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अब इसके चलते क्या बातें की गई हैं, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक बार देखते हैं हर चीज को। देखिए, इस स्टेटमेंट में अनाउंस क्या किया गया कि इसके थ्रू रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो गवर्न करता है इंटरेस्ट रेट्स को ऑन एडवांसेस, यानी कि आप कह सकते हो ऑन डिफरेंट लोन्स जो बैंक्स एक्सटेंड करते हैं अक्रॉस ऑल डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मूविंग टू अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अभी आरबीआई लेकर आएगा, लेकिन उसकी कह सकते हो एक इंट्रोडक्टरी हमें पिक्चर यहां पे देखने को मिल रही है। क्यों ये किया जा रहा है, इसके लिए रीजंस क्या साइट किए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ इस दी गई स्टेटमेंट में कि हार्मोनाइज करने के लिए। मतलब हार्मोनाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। यानी कि हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी एक ही सेम टाइप के लोन पे, हो सकता है स्टेट बैंक 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो, एचडीएफसी 9% चार्ज कर रहा हो। तो इसको और हार्मोनाइज कैसे किया जाए, सिमिलर टाइप ऑफ लोन्स को उनको हार्मोनाइज करने के लिए लेंडिंग रेट गाइडलाइंस को एड्रेस ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स टू द एग्जिस्टिंग एमसीएलआर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट क्या होता है ये इसको भी बताऊंगा अभी, एंड जो ईबीएलआर है यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, जो ये दोनों रेट्स फॉलो होते हैं, जो दोनों फ्रेमवर्क्स फॉलो होते हैं, और साथ में स्टैंडर्डाइज करने के लिए डाइवर्जेंट मार्केट प्रैक्टिसेस ऑन इंटरेस्ट चार्जिंग। डाइवर्जेंट मार्केट प्रैक्टिसेस जो मैं अभी बता रहा कि अलग अलग बैंक्स अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली रेट्स डिसाइड करके डाइवर्ज करते हैं, कह सकते हो डिफर करते हैं ऑन व्हाट दे ऑफर द कस्टमर्स। ऑलराइट, सो 3 स्टेटेड यहां पे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं अंडर दिस डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो इशू किया गया। क्या कहा गया, पहला यही हार्मोनाइज करने वाली गाइडलाइंस अक्रॉस रेगुलेटेड एंटिटीज। यहां पे आरबीआई ने वर्ड यूज किया है रेगुलेटेड एंटिटीज, यानी कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी जो है इसके स्कोप में है एज पर दी आरबीआई, है ना, व्हाइल मेंटेनिंग प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा, एड्रेसिंग कंसर्न्स, किसके अंदर, जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं करंट फ्रेमवर्क के। कौन सा है करंट फ्रेमवर्क, एक है उसके अंदर एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, और दूसरा है आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये दोनों क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन करता हूं अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो। इसके अंदर और जो है फाइन ट्यून करने की बात की गई है। तीसरा क्या कहा गया है, स्टैंडर्डाइज करना डाइवर्जेंट मार्केट प्रैक्टिसेस। इसके अंदर 2 मेन बातें करी हैं जिसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट तक। डाइवर्जेंट मार्केट प्रैक्टिसेस 2 कौन से चीजों में, एक तो इंटरेस्ट चार्जिंग इंक्लूडिंग द डे काउंट कन्वेंशन, कितने दिन का ब्याज जो है वो चार्ज करता है बैंक, 30 दिन का, 31 दिन का, महीना कैसे कैलकुलेट होता है, 30 डेज, 31 डेज, या यूनिफॉर्म एनुअल बेसिस पे, उसमें भी 365 डेज या 366 डेज, है ना, एक बात। दूसरी बात, एंड द बेंचमार्क रीसेट डेट्स, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है, वेरी करता है, तो वो कब से एप्लीकेबल करता है बैंक। ठीक है, तो ये दोनों मुद्दे जो है इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा टिल द वेरी लास्ट। ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम सबसे पहले ये वाली बात कर रहे हैं ईबीएलआर और एमसीएलआर, तो बिफोर वी गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से बैंक डिसाइड करता है कि वो आप
जब लोन लेने जाते हो तो आपको क्या इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो उसमें मेजरली दो हमारे पास फ्रेमवर्क्स फॉलो किए जाते हैं आज की डेट में। एक है आपका 2016 का फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। देखो, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी यहां पे मैं देता हूं आपको कि अगर हम बैंक को देखते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बैंक डिपॉजिटर से या इधर से कह लो पैसा जो है मोबिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स जो वो लेता है, एंड उसी मनी को आगे वो सर्क्यूलेट करता है टू द कस्टमर्स एज लोन्स, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं एडवांसेस। इसके ऊपर बैंक जो है क्या करता है, कुछ ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। कि अगर आप मान लो आप एज अ कस्टमर गए, लेट्स सपोज मिस्टर ए वेंट टू द बैंक आस्किंग फॉर अ लोन, तो आप बैंक से पूछोगे कि सर आप कितना ब्याज मुझसे चार्ज करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। यानी कि यहां पे जो पैसा लोन में दिया जा रहा है, बैंक इसके ऊपर लेंडिंग रेट कितना चार्ज करेगा। अब ये लेंडिंग रेट डिसाइड करने के लिए बैंक जो है वो कई सारे अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ये लेंडिंग रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, उसी के लिए आरबीआई ने एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स जो हैं वो दिए हुए हैं बैंक्स को, जिसमें हम पहला फ्रेमवर्क जो डिस्कस कर रहे हैं 2016 वाला हमारा, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। उसके आधार पे लेंडिंग रेट ये लेके आया गया था 2016 के अंदर। क्या बोला गया इसके अंदर, देखो ये है एक आपका बैंक के पास जो भी पैसा आ रहा है वो मेजरली दो सोर्सेस से आता है। एक तो है जो आप और हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट्स में, जिसमें आप कह सकते हो कि टाइम डिपॉजिट्स आप करते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट आप करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हो। तो ये तो हो गया जो जनता ने पैसा जमा किया है, पब्लिक डिपॉजिट्स। अब ये पब्लिक डिपॉजिट जो है बैंक के लिए एक कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसके ऊपर आपको क्या पे करता है, आपको कुछ ब्याज, कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक उस पे करता है। अगर आपने मान लीजिए लेट्स सपोज 100 रुपए आपने बैंक में जमा किए यहाँ पे डिपॉजिट के तौर पे, तो उस पे अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो आपको 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए ब्याज जो है वो बैंक पे करेगा, यानी दैट इज अ कॉस्ट टू द बैंक। एक बात, लेकिन सिर्फ यही सोर्स नहीं है फंड्स का, क्योंकि एमसीएलआर जो फ्रेमवर्क लेके आया गया था रिजर्व बैंक के द्वारा, उससे पहले लेंडिंग रेट में सिर्फ इसी को कंसीडर किया जाता था, इसको मिस कर देते थे, इस वाले एस्पेक्ट को। ये कौन से वाला एस्पेक्ट है, बैंक कुछ पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार भी लेता है, बोरो भी कर लेता है, या कुछ दूसरे बाकी बैंक्स से भी बोरो कर लेता है। जब आरबीआई से बोरो करता है बैंक, तो उसके ऊपर भी बैंक क्या पे करता है, आरबीआई को पे करता है इंटरेस्ट। यानी कि यहां आप कह सकते हो दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। एमसीएलआर 2016 में लेकर ही इसलिए आया गया था क्योंकि इससे पहले जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था, जो इससे पहले वाले सिस्टम थे, उसके अंदर बेस रेट में ये वाला कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एडेड नहीं था, ये इंक्लूडेड नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, जब भी आरबीआई से यहां पे लोन लिया बैंक ने और इंटरेस्ट उसको पे किया, जो हम बेसिकली बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, बेसिकली जो रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट, वो फैक्टर इन नहीं होता था। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए, इसी एनोमली को करेक्ट करने के लिए एमसीएलआर ने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। पहला, एक तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स प्लस दूसरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये दोनों ध्यान में रखे जाएंगे व्हाइल डिसाइडिंग जो लोन दिया जा रहा है कस्टमर को, वो किस लेंडिंग रेट पे दिया जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई है आगे ये बहुत क्लियरली कि कैसे लेंडिंग रेट डिसाइड होगा एमसीएलआर में, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है पहला, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अच्छा, इसमें देखो जो फॉर्मूला निकल के लेंडिंग रेट का आता है अंडर द एमसीएलआर रेजिम, जो 2016 में लेके आई गई थी आरबीआई के द्वारा, कि एक तो बेंचमार्क रेट, ये एमसीएलआर, ठीक है, ये बैंक की इंटरनल कैलकुलेशंस पे डिपेंडेंट है कि उसको कितना जो है रेपो प्लस साथ साथ कितना उसके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो आ रहे हैं। देखो इस बात को आई होप आप समझ पा रहे हो, यू आर एबल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड
कि हर एक बैंक के डिपॉजिट्स अलग अलग होंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पड़ रही है वो डिफरेंट पड़ रही होगी, राइट। तो ये उसका इंटरनल कैलकुलेशन हो गया, बेंचमार्क, ये MCLR प्लस उसका स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि रिस्क असेसमेंट वगैरह सब कुछ करके कि उसने कितना अपना बीच में प्रॉफिट मार्जिन्स अपने और खर्चे वगैरह सारा कुछ निकाल के कितना उसमें स्प्रेड ऐड करना है, और ऐसे निकलता था लेंडिंग रेट। लेकिन MCLR वाला जो फ्रेमवर्क है, ये जो हमने डिस्कस किया है, इसमें एक दिक्कत क्या है कि क्योंकि ये इंटरनली ही कैलकुलेट कर रहा है बैंक, और अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अभी क्योंकि हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है अभी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में वो रेपो रेट को चेंज करता है, तो MCLR में जल्दी से बदलाव आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बैंक के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि वो कितनी जल्दी चेंज करता है, विच मीन्स कि RBI ने तो रेपो रेट चेंज कर दिया, लेकिन सामने वो जो कस्टमर को लेंडिंग रेट जा रहा है उसमें उतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, दे ब्रॉट इन व्हाट वाज कॉल्ड द एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, दैट इज EBLR। ये लेके आया गया 2019 के साल के अंदर। यहां क्या बोला गया कि जो बैंक लेंडिंग रेट डिसाइड करेगा, दैट इज जो बैंक डिसाइड करेगा लेंडिंग रेट, वो बेंचमार्क कर दिया जाएगा विद एन एक्सटर्नल फैक्टर। 4 फैक्टर्स जो हैं वो बैंक को बताए गए कि इन 4 में से आप यू कैन चूज वन ऑप्शन जो आप जिसके साथ आप अपने लेंडिंग रेट को बेंचमार्क करके लेंडिंग रेट डिसाइड करोगे। क्या 4 ऑप्शन दिए? पहला, या तो रेपो रेट, सेकंड 91 डेज का ट्रेजरी बिल जो सरकार का होता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, टी बिल, उसका क्या यील्ड है, या 182 डेज का जो टी बिल है उसका क्या यील्ड है ना। ट्रेजरी बिल हम जानते हैं ना सारे कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसका मैक्सिमम जो मेच्योरिटी है वो 364 डेज तक जा सकता है, लेस देन 365 है ना, 1 साल से कम, 365 दिन से कम। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, 91 डे या 182 डे का ट्रेजरी बिल, इसके साथ एक्सटर्नल बेंचमार्क कर लो, या फिर जो FBIL यानी जो बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड है, फाइनेंशियल बैंक बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड, कोई अगर और बेंचमार्क देता है तो उसके साथ भी कर सकते हो। तो जनरली बैंक्स रेपो के साथ ही बेंचमार्क करते हैं। तो इन 4 में से एक को चूज करके उसके साथ जो है अपने लेंडिंग रेट को बेंचमार्क करो, एंड फॉर्मूला फिर क्या बन गया कि एक तो आ गया ये एक्सटर्नल बेंचमार्क, साथ में ऐड हो गया स्प्रेड। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट जो है वो डायरेक्टली फैक्टर इन किया गया था, इससे क्या हुआ कि जब भी RBI कोई भी बदलाव या कोई भी चेंज करता था रेपो रेट में, दैट वुड रिफ्लेक्ट इन द लेंडिंग रेट, कि लेंडिंग रेट में भी अकॉर्डिंगली जो है वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हुए आफ्टर EBLR वाज ब्रॉट इन 2019। ठीक है जी, ये हैं 2 फ्रेमवर्क जो करंटली इन प्लेस हैं, और मेजॉरिटी जो 2019 के बाद से, जैसे होम लोन्स, ऑटो लोन्स या कार लोन्स, ये सारे लिंक्ड हैं किसके थ्रू, या ये सारे किस रिजीम या किस फ्रेमवर्क पे बेस्ड हैं, ये सारे बेस्ड हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पे। यानी कि ये एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन है। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे रेपो चेंज होगा तो ये इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कस्टमर का चेंज होगा। फर्ज कीजिए, या एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए रेपो रेट जो है RBI कम करता है तो लेंडिंग रेट उस केस में जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, उससे पहले वाले क्योंकि MCLR से लिंक थे या MCLR फ्रेमवर्क या रेजीम के अंडर थे, वो मेजॉरिटी जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन थे, वो फ्लोटिंग वाले नहीं थे। तो ये दोनों आज मौजूदा समय में जो हैं अभी भी मार्केट में इन दोनों के आधार पे लोन्स जो हैं वो चल रहे हैं लोगों के। अब आते हैं वापस अपने डिस्कशन पे। आई होप ये 2 फ्रेमवर्क जो हैं आपको रिवाइज हो गए, अगर आपने पहले पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो आपको समझ में आ गए हैं कि ये दोनों फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं। अब देखिए, जो यहां पे मुद्दा था, लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्विकली। यहां पे इशू था कि RBI ने बोला कि जब भी इनको ध्यान में रख के चीज हो रही है तो क्या करना है कि इसमें कुछ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, इनको जो है क्या करना है, इनको एड्रेस करना है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेलिंग अभी RBI जो है वो नया फ्रेमवर्क जब अनाउंस होगा तो देखने को मिलेगा कि क्या करता है, पर ये बात ध्यान में रखने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है ये वाला, दैट इज जो ये डे काउंट कन्वेंशन, ये क्या होता है, और बेंचमार्क
रीसेट डेट्स ये कैसे होती हैं? देखो, ये कस्टमर को यानी जिसने लोन लिया है बैंक से उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए, यहां पे हम बोल रहे हैं व्हाट आर द डे काउंट कन्वेंशन एंड बेंचमार्क रीसेट डेट्स। देखो, ऐसे फर्ज करो कि आप किसी एक बैंक से जब लोन लेते हो तो उसने आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो पर्टिकुलर कुछ डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है कि अगर लेट्स सपोज लेंडर ए, बी और सी है ना, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लो डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हैं। जैसे कोई देख रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितने हैं आउट ऑफ 365 डेज, कोई देख रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, कोई देख रहा है 30 डेज का उसने फिक्स कर दिया मंथ। तो देखो, अगर एक एग्जांपल लें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि मान लो 10 लाख का लोन है और उस 10 लाख के लोन पे बैंक ने आपको कहा था कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा और इंटरेस्ट का पीरियड है 31 डेज। ठीक है, तो अगर एक्चुअल यही हम देखेंगे तो 365 में से 31 दिन और ये 10 लाख रुपए इंटू 10 लाख रुपए इंटू 9% और ये 31/365, कितना आपका इंटरेस्ट बना? 7644 मंथ का। वहीं अगर मान लो दूसरा कोई बैंक है वो 30 डेज का मेथड यूज करता है, वो 30 डेज का एक स्टैंडर्ड मंथ मान के चलता है, तो वो यहां पे 30/360, उसने साल भी 360 का लिया उसके अकॉर्डिंग, तो इंटरेस्ट हो गया 7500 रुपए। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई, सेम लोन अमाउंट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन बैंक की इंटरनल कैलकुलेशन में डिफरेंस होने की वजह से जो बोरोवर है वो अलग अलग इंटरेस्ट पे कर रहा है इन दोनों केसेस में। मतलब देयर इज नॉन यूनिफॉर्मिटी, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। प्रिसाइसली जो आरबीआई कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट लेंडर्स में चार्ज स्लाइटली डिफरेंट इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन सिमिलर लोन्स, कि इवन दो आइडेंटिकल इंटरेस्ट ऑफ रेट था, बोरोवर पेज अ डिफरेंट अमाउंट बिकॉज द कैलकुलेशन मेथड इज डिफरेंट बाय डिफरेंट बैंक्स। ठीक है जी, तो एक तो इसके अंदर बात हो रही है स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने की। दूसरी जो बात हो रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क रीसेट डेट। बेंचमार्क रीसेट डेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आज की डेट में लेट्स सपोज कि 5 अगस्त 2026 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कंक्लूड हुई, उसमें अज्यूम करते हैं कि अगर मान लो रेपो रेट जो है उसको आरबीआई रिड्यूस कर देता, कि उसको मान लो लेट्स सपोज 0.50%, 0.5% जो है उसको रिड्यूस कर देता, तो बैंक अपने लेंडिंग रेट में कब से वो लागू करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो जो ज्यादातर फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट लोन का मतलब क्या हुआ कि ये रेपो रेट के साथ लिंक्ड है, रेपो रेट के अंदर अगर कोई भी चेंज आएगा तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो दे आर लिंक टू अ बेंचमार्क, जो हमने भी डिस्कस किया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR। बट क्या बोल रही है कि बैंक्स डू नॉट अपडेट द लोन रेट एवरी डे, वो रिवाइज करते हैं ऑन देयर रीसेट डेट्स। ठीक है, तो मान लो हमने एक एग्जांपल यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है कि मान लो आरबीआई 0.5% कम करता है 1 जनवरी को। एक बैंक ए और एक बैंक बी दोनों जो हैं सेम रेपो लिंक लोन जो है वो उन्होंने ऑफर कर रखा है, लेकिन दोनों के रीसेट डेट्स अलग अलग हैं। मान लो बैंक ए जो है उसका रीसेट है 1 फरवरी को, तो मतलब ये 1 जनवरी वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा कस्टमर के लोन के अंदर 1 फरवरी को ही। मतलब कस्टमर लोअर EMI फरवरी से ही स्टार्ट कर देगा पे करना, कि उसको थोड़ा EMI कम देना पड़ेगा क्योंकि आरबीआई ने रेपो कम कर दिया था। लेकिन मान लो बैंक बी का रीसेट जो है वो है 1 अक्टूबर का, तो वो अपना रीसेट जो है उसकी रीसेट फ्रीक्वेंसी एवरी ईयर, इसकी रीसेट फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ, कि ये हर महीने रीसेट करता है, ये साल में एक बार करता है, और इसने अपना 1 अक्टूबर रखा हुआ है डेट ऑफ रीसेट। एक एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए ले रखा है। ठीक है, तो बोरोवर जो है डिस्पाइट के आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया था बाय 0.5%, ये अक्टूबर तक हायर रेट पे ही अपना EMI पे करता रहेगा फॉर 9 मंथ्स, डिस्पाइट के आरबीआई ने जो है रेट कट कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कस्टमर्स जो हैं दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड सिमिलरली और दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड ऑन अ इक्वल फुटिंग। तो ये तो एक कह सकते हो कि भेदभाव वाली बात हो गई कि यहां पे डिस्पाइट के रेट कट हो गया था, इस कस्टमर को जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो क्या बात हुई कि सेम लोन सेम रेपो लिंक्ड बेंचमार्क के EBLR में रेपो से लिंक किया हुआ दोनों बैंक्स ने,
सेम आरबीआई रेट कट, लेकिन बेनिफिट रीचेस बोरोवर्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये क्या है, बेंचमार्क रीसेट डेट। तो अब आरबीआई ने क्या बोला है कि जो रैशनलाइजेशन करने की बात हो रही है नए फ्रेमवर्क में जो अनाउंस किया जाना है अभी, उसमें इसको लेकर भी स्टैंडर्डाइजेशन और कैसे किया जाए, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और ये सब देखो, दोनों मुद्दे जो हैं, बेंचमार्क रीसेट डेट और दूसरा जो आपका डे काउंट कन्वेंशन था, ठीक है, इन दोनों के चलते होता क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्टिवली नहीं हो पाती। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब सिंपली क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंजेस लेके आया और उन चेंजेस की वजह से कितना जो है बैंक्स ने कितनी जल्दी अपने लेंडिंग रेट्स को एडजस्ट किया। मतलब जो ये बैंक था उसने अपने लेंडिंग रेट को कितनी जल्दी इंक्रीज या डिक्रीज किया, डिपेंडिंग अपॉन के रेपो रेट में इंक्रीज या डिक्रीज क्या किया गया था। ठीक है, तो अगर फॉर अ मैटर ऑफ एज अ मैटर ऑफ डेफिनेशन देखना हो तो हम क्या बोल देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू चेंजेस जो होते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, स्पेशली रेपो रेट में अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क, दे अफेक्ट द ब्रॉडर इकोनॉमी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या है यहां पे, लेट्स सपोज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रेपो रेट को रिड्यूस करता है। रेपो रेट को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक है आपका, बैंक की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो अब पहले से कम हो गई है, इट हैज डिक्रीज, इट हैज लेसेंड। मतलब उसको अब कम पे करना पड़ रहा है आरबीआई को पैसा उठाने के लिए, तो वो आगे पास ऑन करेगा कैसे, लेंडिंग रेट को कम करके। लेंडिंग रेट कम होने का मतलब क्या है, कस्टमर के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, ईएमआई उसकी कम हो गई। ईएमआई कम होने का मतलब क्या है, उसके पास जो मनी है टू स्पेंड इन दी इकोनॉमी वो ज्यादा है, यानी कि देयर इज गोइंग टू बी मोर liquidity in the economy. More money, more liquidity in the economy means more spending, that is more demand in the economy. More demand means more scope for growth, more scope for GDP growth. ठीक है, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके बेसिकली यही तो करने की कोशिश कर रहा है कि या तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो रेट्स को हाइक कर रहा है मतलब वो मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो सक कर रहा है। ठीक है, और अगर वो लिक्विडिटी, अगर वो लेंडिंग रेट जो है वो कम कर रहा है तो वो चाह रहा है कि ज्यादा लोग जो है वो और लोन ले, लोगों के हाथ में पैसा जो है वो ज्यादा हो, तो वो ग्रोथ को जो है प्रायोरिटाइज कर रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। बट दोनों ही केसेस में मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिविटी कब आएगी, जब रेपो रेट में कोई भी चेंज हुआ है वो आगे लेंडिंग रेट में, जो बैंक जो कस्टमर को लेंडिंग रेट चार्ज कर रहा है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो। यही प्रिसाइसली एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस है, या कह सकते हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ठीक है, जिसकी जरूरत है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन द इकोनॉमी या स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस। वो एक ये स्ट्रक्चरल लिमिटेशन ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इतनी इफेक्टिवली ट्रांसमिट ऑन ग्राउंड नहीं हो पाती। ठीक है, सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो आई होप ये आपको पूरा इशू जो है समझ में आ गया है कि क्या इस वक्त बात की जा रही है आरबीआई के द्वारा, जो ये नया स्टेटमेंट लेके आया गया ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। चलिए, सो इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ गेन हुआ हो, तो प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।